नमस्कार, स्पोर्ट्स सेंटर प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। अभी तक स्पोर्ट्स के लिए अलग से किसी भी यूट्यूब चैनल पर प्रोग्राम नहीं है जिससे आप स्पोर्ट्स की सारी इंपॉर्टेंट खबरों को एक जगह देख सकें। इसलिए हमारी टीम हर हफ्ते नेशनल इंटरनेशनल लेवल के सभी इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स न्यूज इवेंट्स को स्पोर्ट्स सेंटर प्रोग्राम में कवर करती है। हमें उम्मीद है कि इस प्रोग्राम से आपको सभी तरह के एग्जाम्स की तैयारी में मदद मिलेगी। तो चलिए हालिया इवेंट्स पर नजर डालते हैं। फुटबॉल के समर्थकों के लिए एक बड़ी खबर आई है। फीफा ने भारतीय फुटबॉल संघ AIFF पर लगाए गए बैन को हटा लिया है। बैन हटने से अंडर 17 विमेंस वर्ल्ड कप 2022 अब भारत में पहले से तय कार्यक्रम के अनुसार आयोजित किया जा सकता है। इस टूर्नामेंट का आयोजन 11 से 30 अक्टूबर तक भुवनेश्वर, गोवा और मुंबई में होना है। आपको बता दें कि इससे पहले 15 अगस्त को फीफा ने AIFF को बैन कर दिया था। फीफा के नियमों और संविधान के उल्लंघन की वजह से ये कार्रवाई की गई थी। बैन की वजह से अक्टूबर में होने वाले अंडर 17 विमेंस वर्ल्ड कप की मेजबानी के अधिकार भी भारत से छीन लिए गए थे। चलिए समझते हैं पूरे मामले को। ये पूरा विवाद भारतीय फुटबॉल संघ के अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल के पद से हटने के साथ शुरू हुआ। पटेल ने बतौर अध्यक्ष अपने 3 कार्यकाल और 12 साल पूरे किए। ये नियमों के तहत एक महासंघ के अध्यक्ष के लिए अधिकतम कार्यकाल है। इसी वजह से कोर्ट ने उन्हें हटाने का निर्देश दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने प्रफुल्ल पटेल को हटाने के साथ भारतीय फुटबॉल संघ के संचालन का जिम्मा प्रशासकों की समिति COA को सौंपा और चुनाव कराने का आदेश दिया था। चुनाव में कुछ पूर्व प्रमुख खिलाड़ियों से वोट कराने का फैसला लिया गया। फीफा के नियम के अनुसार किसी भी देश के राष्ट्रीय संघ के कार्यों में कानूनी और राजनीतिक दखलंदाजी नहीं होनी चाहिए। फीफा ने इसी बाहरी हस्तक्षेप के आधार पर भारतीय फुटबॉल संघ को बैन कर दिया और शर्त रखी कि जब तक नियमानुसार चुनाव नहीं हो जाते और एक नई प्रशासनिक समिति महासंघ का पूर्ण नियंत्रण नहीं संभालेगी, तब तक भारतीय फुटबॉल संघ पर बैन लगा रहेगा। बैन के कारण भारतीय टीमें अंतर्राष्ट्रीय मैचों में हिस्सा नहीं ले पाती और साथ ही कोई भी खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय लीग में भी हिस्सा नहीं ले पाता। बैन लगने के बाद भारतीय फुटबॉल महासंघ ने सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई। कोर्ट ने सुनवाई की और प्रशासकों की समिति COA को भंग कर दिया और कहा कि COA आगामी आदेश तक AIFF के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगी। इतना ही नहीं, शीर्ष न्यायालय ने महासंघ के संचालन का जिम्मा AIFF एडमिनिस्ट्रेशन को सौंपा है, जिसकी अगुवाई एक्टिंग सेक्रेटरी जनरल कर रहे हैं। फीफा ने कहा कि वह और AFC यानी एशियन फुटबॉल फेडरेशन हालात की मॉनिटरिंग करना जारी रखेंगे और समय पर चुनाव कराने में AIFF का सपोर्ट करेंगे। अगली खबर, जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा ने लुसाने डायमंड लीग में इतिहास रच दिया। चोपड़ा ने लीग में 89.08 मीटर दूर जेवलिन फेंका और जीत दर्ज की। इसके साथ ही वे डायमंड लीग मीटिंग खिताब जीतने वाले पहले भारतीय बन गए। चोपड़ा ने डायमंड लीग फाइनल के लिए भी क्वालिफाई कर लिया। फाइनल 7 और 8 सितंबर को स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख में होगा। इस जीत के साथ ही नीरज अगले साल होने वाली वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप के लिए भी क्वालिफाई कर गए हैं। नीरज के करियर के बेस्ट थ्रो की बात करें तो वो 89.94 मीटर है। यह रिकॉर्ड उन्होंने स्टॉकहोम डायमंड लीग में बनाया था। वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप में भारत का पहला मेडल पक्का हो गया है। सात्विक साईराज रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप में भारत का पहला मेडल पक्का कर लिया। यह भारत का वर्ल्ड चैंपियनशिप में मेंस डबल्स का पहला मेडल है। इससे पहले 2011 में ज्वाला गुट्टा और अश्विनी पोनप्पा ने विमेंस डबल्स में ब्रॉन्ज जीता था। आपको बता दें कि वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप का आयोजन जापान में हो रहा है। मेंस डबल्स में भारतीय जोड़ी ने पिछले चैंपियन ताकुरो होकी और युगो कोबायाशी को हराया और सेमीफाइनल में प्रवेश किया। फाइनल में उनका सामना मलेशिया के एरोन चियासुवोयिक की जोड़ी से होगी। वहीं मेंस सिंगल्स में HS प्रणय हार कर बाहर हो गए। क्वार्टर फाइनल मुकाबले में प्रणय को चीन के झाओ चून पेंग ने हराया। इसी के साथ मेंस सिंगल्स में भारतीय चुनौती समाप्त हो गई। वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप 1977 में शुरू हुई थी। 2006 से टूर्नामेंट वार्षिक तौर पर आयोजित हो रहा है। पुरुषों में चीन के लिन डान और महिलाओं में स्पेन की कैरोलिना मारिन इस प्रतियोगिता की सबसे सफल खिलाड़ी हैं। क्रिकेट के चाहने वालों के लिए बड़ी खबर, एशिया कप की शुरुआत 27 अगस्त से हो चुकी है। ये टूर्नामेंट T20 फॉर्मेट में खेला जा रहा है। इस टूर्नामेंट का फाइनल 11 सितंबर को खेला जाएगा। एशिया कप का आयोजन UAE में किया जा रहा है, लेकिन इसकी होस्टिंग श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड कर रहा है। पहले श्रीलंका में ही इसका आयोजन होना था, लेकिन श्रीलंका के राजनीतिक और आर्थिक हालात इतने खराब थे कि इसे UAE में शिफ्ट कर दिया गया।
पहली बार एशिया कप की शुरुआत हुई थी 1984 में। टूर्नामेंट यूएई में खेला गया था। भारत इस टूर्नामेंट का पहला चैंपियन था। अब तक कुल 14 बार इस कप का आयोजन हो चुका है, जिसमें सबसे ज्यादा 7 बार भारत विजेता रहा है। वहीं श्रीलंका ने 5 बार ये ट्रॉफी जीती है। आपको बता दें कि अभी तक सिर्फ एक बार T20 फॉर्मेट में एशिया कप का आयोजन हुआ है। आयोजन साल 2016 में बांग्लादेश में किया गया था। T20 वर्ल्ड कप 2016 की तैयारी को देखते हुए एशिया कप 2016 को T20 फॉर्मेट में खेला गया था। इस एशिया कप में टीम इंडिया ने फाइनल में बांग्लादेश को 8 विकेट से हराया था। इस साल भी T20 वर्ल्ड कप होना है। T20 वर्ल्ड कप 2022 ऑस्ट्रेलिया में आयोजित होगा। ऐसे में उसकी ही तैयारी के लिए एशिया कप का आयोजन भी T20 फॉर्मेट में किया जा रहा है। इस एशिया कप में भारतीय टीम के कप्तान हैं रोहित शर्मा और उप कप्तान KL राहुल। आर प्रज्ञानंद ने एक बार फिर 5 बार के विश्व चैंपियन मैग्नस कार्लसन को हराया है। ये कारनामा उन्होंने FTX क्रिप्टो कप में किया। ये टूर्नामेंट मियामी USA में आयोजित हुआ था। भारतीय ग्रैंड मास्टर ने इस साल तीसरी बार वर्ल्ड नंबर 1 खिलाड़ी कार्लसन को हराया। प्रज्ञानानंद के ने कार्लसन से लगातार 3 बाजियां जीती। इनमें टाई ब्रेक की 2 बाजियां भी शामिल हैं। कार्लसन पर जीत के बावजूद वे अंक तालिका में दूसरे स्थान पर रहे। नॉर्वे के कार्लसन ने सर्वाधिक अंक हासिल करके FTX क्रिप्टो कप अपने नाम किया। कार्लसन ने कुल 16 अंक हासिल किए, जबकि प्रज्ञानानंद को 15 अंक मिले थे। इधर लिंथोई चानाम्बाम ने विश्व कैडेट जूडो चैंपियनशिप में इतिहास रचा। लिंथोई भारत की ऐसी पहली खिलाड़ी बन गई हैं जिसने किसी भी एज ग्रुप में विश्व कैडेट जूडो चैंपियनशिप में गोल्ड जीता हो। लिंथोई मणिपुर की रहने वाली हैं। आपको बता दें कि विश्व कैडेट जूडो चैंपियनशिप बोस्निया हर्जेगोविना के साराजेवो में आयोजित हुई थी। लिंथोई ने ब्राजील की बियांका रेस को हराते हुए 57 kg वर्ग में गोल्ड मेडल अपने नाम किया। उन्होंने मैच 1-0 से अपने नाम किया और अंडर 18 वर्ल्ड चैंपियन बन गई। विश्व कैडेट जूडो चैंपियनशिप का यह 7वां संस्करण है। इसकी शुरुआत 2009 में हुई थी। और अब आज बात करेंगे हम फॉर्मूला 1 रेस की। हम अधिकतर न्यूज में इसका जिक्र सुनते रहते हैं। फॉर्मूला 1 रेस को F1 रेस के नाम से भी जानते हैं। भारत में ये रेस उतनी प्रचलित नहीं है। हालांकि नोएडा में इस रेस के लिए बुद्धा इंटरनेशनल सर्किट बनाया गया था, पर लोगों का ज्यादा जुड़ाव इस रेस से नहीं हो पाया। शायद भविष्य में इस रेस को ज्यादा महत्व दिया जाएगा। बहरहाल, हम आज के वीडियो में इस रेस के बारे में समझने का प्रयास करेंगे। ज्यादातर लोगों को कंफ्यूजन इसके नाम को लेकर है। फॉर्मूला 1 में फॉर्मूला क्या होता है? क्या कोई न्यूटन आइंस्टीन का फॉर्मूला है या फिर कोई केमिकल फॉर्मूला है? फॉर्मूला 1 में फॉर्मूला शब्द का मतलब क्या होता है? फॉर्मूला असल में कई सारे नियम हैं या नियमों का एक ग्रुप है जिनका सभी प्रतिभागियों को पालन करना जरूरी है। अब आपके मन में यह सवाल आया होगा कि ये नियम कौन से हैं और इनको कौन बताता है? फॉर्मूला 1 रेसिंग को इंटरनेशनल ऑटोमोबाइल फेडरेशन शासित करता है और यही इसके नियम भी बनाता है। नियमों में कार का डिजाइन, इंजन क्षमता, टायर, फ्यूल आदि से संबंधित नियम शामिल होते हैं। चलिए अब समझते हैं फॉर्मूला 1 से संबंधित अन्य बातों को। ये एक रेस है, तो जो भी फिनिश लाइन पहले क्रॉस करेगा वो जीत जाएगा। लेकिन इसमें सिर्फ एक रेस नहीं होती, कई रेसें होती हैं और अलग अलग जगहों पर होती हैं। फॉर्मूला 1 रेस की एक श्रृंखला साल भर में चलती है। इसे फॉर्मूला 1 वर्ल्ड चैंपियनशिप सीजन कहते हैं। सीजन में प्रत्येक रेस को ग्रैंड प्रिक्स या GP कहा जाता है और एक सीजन में सभी रेस को ग्रैंड प्रिक्स कहा जाता है। ग्रैंड प्रिक्स शब्द फ्रेंच भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है महान पुरस्कार। आपको बता दें कि एक सीजन में लगभग 15 से 20 रेस होती हैं। अब जानते हैं कि रेस का नाम कैसे रखा जाता है। जिस भी देश में यह रेस आयोजित होती है, उस होस्ट देश के नाम पर रेस का नाम रख दिया जाता है। उदाहरण के तौर पर ऑस्ट्रेलिया में आयोजित GP को ऑस्ट्रेलियन ग्रां प्री कहा जाता है। ग्रां प्री रेस की न्यूनतम दूरी 300 से 305 किलोमीटर होनी चाहिए। वार्षिक चैंपियनशिप पुरस्कारों को निर्धारित करने के लिए एक सीजन में सभी ग्रैंड प्रिक्स रेस के परिणामों को एक साथ लिया जाता है। पुरस्कारों की 2 कैटेगरी होती है। पहली ड्राइवर्स चैंपियनशिप अवार्ड, जो ड्राइवरों के लिए होती है, और दूसरी कंस्ट्रक्टर्स चैंपियनशिप अवार्ड, जो कंस्ट्रक्टर्स के लिए होती है। कंस्ट्रक्टर्स क्या होता है? 1981 से FIA ने एक नियम पारित किया कि संबंधित F1 टीमों को कार का अपना इंजन और चेसिस बनाना होगा। इंजन और चेसिस के मालिक को कंस्ट्रक्टर कहते हैं, जैसे फरारी, टोयोटा, मर्सिडीज एटसेट्रा। फॉर्मूला 1 में इस्तेमाल होने वाली कार एक ओपन व्हील, ओपन कॉकपिट, सिंगल सीट रेसिंग कार होती है। F1 रेस खास तौर से निर्मित रेसिंग ट्रैक पर आयोजित की जाती हैं, जिन्हें सर्किट कहते हैं।
F1 ड्राइवरों के कपड़े दुर्घटना की स्थिति में उन्हें आग से बचाने के लिए डिजाइन किए जाते हैं। यह नासा के स्पेसिफिकेशन के अनुसार बनता है। नॉमेक्स फाइबर का उपयोग F1 ड्राइवरों के लिए सूट बनाने के लिए किया जाता है। मोटर स्पोर्ट्स और अन्य रेसिंग प्रतियोगिताओं के समान रेसिंग फ्लैग का उपयोग फॉर्मूला 1 में ड्राइवरों को विभिन्न संदेश और सिग्नल भेजने के लिए किया जाता है, जैसे दौड़ शुरू या खत्म करना, लैप इंडिकेशन, खराब मौसम संकेत इत्यादि। F1 रेसिंग में झंडे की 3 श्रेणियों का उपयोग होता है। ये हैं स्टेटस फ्लैग, निर्देश फ्लैग और चेकर्ड फ्लैग। चलिए अब फॉर्मूला 1 से संबंधित कुछ पॉपुलर टर्म्स को जानते हैं, जिनसे अक्सर परीक्षाओं में सीधे सवाल पूछे जाने की संभावना रहती है। ये टर्म्स हैं 107% रूल, बैक मार्कर, कॉकपिट, डेल्टा टाइम, फ्लैट स्पॉट, जंप स्टार्ट, लॉलीपॉप, पिट, पिट बोर्ड, पिट वॉल, पोल पोजीशन, स्टेवर्ड। उम्मीद करते हैं कि आज के इस वीडियो से फॉर्मूला 1 रेस को लेकर आपकी सामान्य समझ विकसित हो गई होगी। तो चलिए आज के एपिसोड में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले हफ्ते। अगर आपको इस बुलेटिन का PDF फॉर्मेट भी चाहिए तो अमृत उपाध्याय 007 टेलीग्राम चैनल पर जाइए, वहां आपको इसकी PDF उपलब्ध होगी। अपने दोस्तों के साथ इस बुलेटिन को साझा कीजिए, शेयर कीजिए। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी इसी प्रोग्राम में, स्पोर्ट्स सेंटर प्रोग्राम में, नई खबरों के साथ। अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।